G24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री 30 नवंबर को काशी आगमन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 7 घंटे वाराणसी में व्यतीत करेंगे और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की तैयारी का जायजा लेंगे। शाम को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री वहां से रवाना होंगे। देव दीपावली पर प्रधानमंत्री प्रयागराज और वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को जानने के लिए मुख्यमंत्री शुक्रवार को सुबह वाराणसी पहुंच जाएंगे। वहां राजघाट पर तैयारियों को देखने के बाद डोमरी पहुंचेंगे। वहां से वो सारनाथ की तैयारियों का जायजा भी लेंगे, जिसके बाद वो काशीनाथ विश्वनाथ कॉरिडोर की पूरी जानकारी लेने के बाद वहां पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को देखने के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री आज भारत के भाजपा कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। विधानसभा के सभापति व पीठासीन अधिकारी देश के जिला तथा बूथ केंद्रों पर या पार्टी कार्यालयों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। पूरे भारतवर्ष में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में सुबह 11 बजे से संविधान की उद्देशिका का वाचन किया, तो वहीं इस कार्यक्रम में सभी कार्यालय एवं शिक्षा संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को विधानसभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण कोरोना संक्रमण का कहर गहराता जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण मृत्यु दर दुगना हो गया है। दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में मृत्यु दर बढ़कर 5.05 हो गया है, तो वहीं अपोलो और मैक्स में मृत्यु दर में इजाफा देखा गया है। दिल्ली में बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर सैंपल की जांच को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में रोजाना करीब 60,000 सैंपलों की जांच हो रही है। बुधवार को दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में 24 घंटों में 5,246 कोरोना के मरीज मिले और 99 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। 5,361 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में 61,778 सैंपल की जांच पिछले 24 घंटों में की गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राय ने ये जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए साझा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर शादी समारोह को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शादी विवाह के लिए पुलिस या प्रशासन की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस का कोई भी अधिकारी अगर दुर्व्यवहार करता है तो उस अफसर की शिकायत किए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शादी समारोह के आयोजनों में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन होना चाहिए। समारोह में बैंड बाजा और भारी संख्या में लोग उपस्थित नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कड़े आदेश देते हुए कहा कि नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार असहनीय होगा, लेकिन अधिकारी नागरिकों को गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जागरूक कर सकते हैं। 23 नवंबर को जारी गाइडलाइंस के अनुसार शादी समारोह और पूजा पाठ में अधिकतम 100 लोग ही उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन से बाहर सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और अन्य गतिविधियों में हो रहे हॉल या कमरे में निर्धारित क्षमता के 50% अनुसार ही अधिकतम 100 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में सैनिटाइजेशन, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। भारत में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों में गिरावट देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में संक्रमण के 45,489 मामले सामने आए हैं और 500 से ज्यादा लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 92 लाख को पार कर गया है। 36,367 लोगों के स्वस्थ होने के बाद देश में संक्रमण मुक्त होने वालों का आंकड़ा
86 लाख को पार कर गया है। 524 मौतों के बाद मरने वालों की संख्या 1,33,223 हो गई है। 108, 102 एम्बुलेंस सेवा और 181 महिला सुरक्षा सेवाओं में कर्मचारियों ने सालों से भुगतान न किए जाने के कारण अनोखे तरीके से अपनी मांग को मनवाने के लिए राज्य में धारा 144 के मद्देनजर कर्मचारी 3-3 के गुट में चौराहों पर बैनर लेकर प्रशासन के सामने अपनी मांग रखेंगे। कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश सिंह की अध्यक्षता में सभी कर्मचारी अलग अलग थाने में जाकर 108 के खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, तो वहीं कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश सिंह स्वयं हजरतगंज थाने में जाकर 108 के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है। वहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गया है। किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो वहीं पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। केंद्रीय यूनियन ने श्रम सुधारों के खिलाफ देशव्यापी बंद बुलाया है। किसानों ने पश्चिम बंगाल में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा, किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून का विरोध में किसान की आवाज सुनने की बजाय भाजपा सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मार रही है। एक प्रदर्शनकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। किसान दिल्ली की ओर कूच करते हुए जा रहे हैं। अगर वहां उन्हें रोका जाएगा तो वहां वो सड़कों पर जाम लगा देंगे। उनके पास 4-5 महीने का सामान मौजूद है और 1000 से भी ज्यादा ट्रॉलियां किसानों के साथ जा रही हैं। देश के राज्यों के 15 लाख बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियरों एवं अभियंताओं के साथ उत्तर प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों में तमाम बिजली कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकारों की निजीकरण की नीति के विरोध में आज राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिल्डिंग डॉक्यूमेंट को निरस्त करने एवं अन्य मांगों को लेकर आज 26 नवंबर को राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन सहित सभी जिला मुख्यालयों एवं परियोजनाओं पर बिजली कर्मी साय 3 बजे से 5 बजे तक विरोध सभाएं एवं प्रदर्शन करेंगे। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि बिजली कर्मी अपने विरोध में उपभोक्ताओं, खासकर किसान और घरेलू उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील कर रहे हैं, जिन्हें निजीकरण के बाद सबसे अधिक नुकसान होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 और बिजली वितरण के निजीकरण और स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार लागत से कम मूल्य पर किसी को भी बिजली नहीं दी जाएगी और सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण बने चक्रवात निवार कलदेरा तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराया और कई क्षेत्रों में बारिश होने के साथ साथ हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 110 प्रति घंटे की रफ्तार से चली। हवा का वेग इतना रहा कि कई जगहों पर पेड़ नेस्त नाबूद होकर जमीन पर गिर गए। हालांकि खराब मौसम के मिजाज में किसी की भी जान जाने की कोई खबर नहीं आई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें गंभीर चक्रवाती तूफान निवार के मद्देनजर केंद्र से हर संभव मदद किए जाने का भरोसा दिलाया। गृह मंत्री ने कहा कि चक्रवात की स्थिति पर केंद्र सरकार कड़ी दृष्टि बनाए हुए है। अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश तटीय क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई है और कई इलाकों में अभी भी जोरदार बारिश हो रही है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में नजर रखने के लिए अमेरिकी कंपनी से लीज पर 2 प्रीडेटर ड्रोन लिए हैं। इन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय द्वारा आपातकालीन शक्ति के तहत ड्रोन को नौसेना को दिया गया है। नौसेना की INS रजाली बेस पर 21 नवंबर को फ्लाइंग ऑपरेशन के चलते ड्रोन को शामिल किया गया है। INS रजाली से प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्रोन ने उड़ान अभियान को शुरू कर दिया है। ये 30 घंटे से भी अधिक वक्त तक आसमान में टिके रह सकते हैं, जो कि नौसेना के लिए बहुत ही लाभकारी है। 3 सशस्त्र बलों में अमेरिका की तरफ से ऐसे और 18 ड्रोन को खरीदने पर काम किया जा रहा है।
सरकार की ओर से रक्षा उपकरण नीतियों में ढिलाई के बाद लीज पर इन्हें लेने का फैसला लिया गया है, जिसमें से 2 MQ-9 को लिया गया है। ये लगातार 40,000 फीट की ऊंचाई से ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ साथ ये 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।